केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बस थोड़ी देर में हमारे साथ यहां पर मौजूद होंगी मंच पर, और आपको बता दें कि इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। स्मृति ईरानी की बात की जाए, स्मृति ईरानी वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुकी हैं, और स्मृति जी ने न सिर्फ इस राजनीति की दुनिया में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, एक मुकाम हासिल किया, बल्कि एक लिहाज से जो उन्होंने दमदार पारी निभाई टीवी पर, उसकी भी बहुत सराहना की गई। और आपको बता दें कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में तब भी आई थी जब वो अमेठी से चुनाव लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ। बहुत ही दमदार तरीके से पार्टी का पक्ष अक्सर वो टीवी कैमरों के सामने रखती हैं। तो स्मृति ईरानी बहुत जल्द यहां पर उपस्थित होंगी और अपने मंत्रालय से जुड़े कामों का भी यहां पर वो लेखा जोखा रखेंगी। इसके अलावा सरकार ने जो अब तक काम किया है उस पर भी उनकी बात यहां पर होगी। तो स्मृति ईरानी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सभागार में आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ यहां जुड़ चुकी हैं, और स्मृति जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मंच पर आ जाएं ताकि हम इस सत्र की शुरुआत कर सकें, और चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस सत्र का संचालन करेंगी। बहुत शुक्रिया स्मृति जी, एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इसके पहले सवालों के सिलसिले की मैं शुरुआत करूं। 3 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं, शपथ ग्रहण को भी 3 साल पूरे होने वाले हैं। अगर आप 2 मिनट में अपनी ओर से कुछ बात रखना चाहें। मुझे लगता है इस सरकार का अगर आप ध्येय पूछें, फाउंडेशन पूछें, तो वो ये कि ये सरकार जनता की आवाज़ बनी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पॉलिसी बनाने से पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए माईगव की स्थापना करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जनता से ये कहा कि आपके साथ समन्वय हमारा मात्र वोटिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम चाहेंगे कि जनता जनार्दन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय पॉलिसीज़ पे भी हम तक पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 3 साल डिफाइन करने हैं तो इस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं ये समन्वय निश्चित रूप से सम्मिलित होना चाहिए। 3 साल को मोदी सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि 3 साल 30 तिकड़म, इसके अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनके आरोपों पर जवाब आपका। कांग्रेस का ये धर्म है एक सीमित और सूक्ष्म विपक्ष होने की वजह से इस प्रकार का आरोप मढ़ना, लेकिन अगर आप तकाजा देखें जनता का क्या है, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही के जो चुनाव रहे विधानसभा के, वो अपने आप में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ राष्ट्र को, जहाँ जहाँ नागरिक को विकास की उम्मीद है, तो उम्मीद पर खरा उतरने वाले उन्हें मात्र नरेंद्र भाई मोदी ही नजर आते हैं। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम सरकारें बना रहे हैं। देश की 58% आबादी पर इस वक्त बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार भी है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम लोग भी अलग अलग रिपोर्ट करते हैं और ये सवाल भी देश की जनता बार बार फेसबुक, ट्विटर के जरिए या खुद भी बाइट के रूप में सामने रखती है, अच्छे दिनों का इंतजार अभी भी है। कब आएंगे अच्छे दिन? मुझे लगता है कि अगर आप परिभाषाओं में इस चर्चा को सीमित करना चाहें तो अच्छे दिन की कल्पना क्या होगी कि हम कोशिश करें कि मात्र 1 साल की अवधि में हर सरकारी स्कूल में बेटियों के लिए अलग की टॉयलेट्स की व्यवस्था करना। ये किसी नागरिक को बड़ी सामान्य सी बात लगती है, लेकिन वो लड़की जो प्यूबर्टी के बाद निश्चित रूप से स्कूल छोड़ देती है इस शर्म के मारे कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, उससे अगर पूछा जाए कि क्या वो टॉयलेट का बनना उसके लिए अच्छे दिन का संकेत है, तो लड़की निश्चित रूप से कहेगी हाँ। वो महिला जिसे कहा जाता था कि अगर आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है तो या तो अपने जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे या तो पति या पिता से कुछ धन लेना पड़ेगा, और वो भी पति या पिता पर निर्भर करता है, उनकी इच्छा है कि आप व्यवसाय करें या नहीं, तब वो आपको पैसा मिलेगा। उस महिला से कहिए कि आज मुद्रा योजना के तहत वो बैंक में जाती है अपनी ओर से एक निवेदन का पत्र लेकर कि मैं ये व्यवसाय करना चाहती हूँ और इसके लिए मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक की राशि बिना कुछ गिरवी रखे मुझे दी जाए, और उस महिला को उसका व्यवसाय शुरू करने के लिए वो पैसा, वो रकम दी जाती है बैंक के माध्यम से। उस महिला के लिए वो अच्छे दिन का संकेत है। आज अगर आप पूछें उस परिवार से जो कभी भी बैंक का रास्ता तो क्या, अकाउंट तो क्या, बैंक के मैनेजर से भी जब चर्चा करता
तो उसके दिलो दिमाग पर मात्र एक ही चित्र छाया रहता कि बैंक मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है। उससे पूछे जन धन योजना उसको जो बैंक से जोड़ती है, आज 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी बैंक से जुड़ी है, उनके लिए क्या अच्छे दिन आए? तो वो कहेंगे निश्चित रूप से कि डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार की तिजोरी में 50,000 करोड़ रुपया बचा भी, और हमें बिचौलिए के माध्यम से नहीं बल्कि तिजोरी से सीधा जो हमारा अधिकार था वो हमें मिला, वो उनके लिए अच्छे दिन का संकेत है। जो बहनें अपनी रसोई में धुएं में रोटी पकाती थी, उनसे कहिए क्या उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित उसकी रोशनी उनकी रसोई में आई है? क्या आज तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को वो सुविधा मिली है? उनके लिए क्या वो गैस का सिलेंडर धुएं से पूरी तरह से रिक्त वो रसोई क्या अच्छे दिन का प्रतीक है? तो वो कहेंगे हाँ, हमारे लिए तो वो है, भले ही कांग्रेस के लिए ना हो। आपने जो बातें कही हैं उसमें 3-4 बातों को आपने सम्मिलित किया। एक तो रोजगार का, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा का, आपने शौचालय की भी बात कही। लेकिन यहां पर चूंकि एबीपी न्यूज पर लगातार हम लोग खबरें भी दिखाते हैं, 2 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी। एक तो छत्तीसगढ़ से जहां पर आपकी सरकार है, वहां की रिपोर्ट हमने दिखाई जहां पर खानापूर्ति की गई है शौचालय बनाने के नाम पर, और उस रिपोर्ट का हालांकि असर हुआ और फिर छत्तीसगढ़ सरकार की नींद खुली। लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि सरकारी कागजों में तो आधा अधूरे काम के बाद उसको नोट करा दिया जा रहा है, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा। मैं और तो कहना चाहूंगी कि 15 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह आह्वान किया कि क्या ये संभावना है देश में कि 1 साल में टॉयलेट बनाया जाए। 17 अगस्त को एक वेबसाइट के माध्यम से पूरे राष्ट्र के सामने जो डेटा आता है स्कूलों का जिलावार, और जो जिला के प्रशासन और अधिकारी देते हैं ब्लॉक स्तर पे या फिर नीचे हर एक गांव में जाके स्कूल के देखरेख के बाद, उस रिपोर्ट के आधार पे हमने उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया, इस निवेदन के साथ कि अगर इस रिपोर्ट में कोई खामी है, कहीं भी कोई गलती है तो आप हमें बतलाइए ताकि उसे दुरुस्त किया जाए। उसके बाद ये निवेदन किया गया कि टॉयलेट बने तो जब फाउंडेशन लगे तो उसकी एक फोटो अपलोड हो, उसके बाद आधा बने तो उसकी अपलोड हो, पूरा बने तो उसकी अपलोड हो, उसके बाद टॉयलेट चल रहा है उसकी फोटो अपलोड हो, जिला प्रशासन जाके उसको चेक करे, स्कूल उसको ओके करे, भारत सरकार के प्रतिनिधि जाकर चेक करें। ये पूरा सिस्टम जो है सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं बल्कि सामने से एविडेंस इसका प्रस्तुत करने का एक पूरा प्रावधान किया गया। साथ ही बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, कानून यह है कि उसमें 75% जो मेंबर्स होंगे, भागीदार होंगे, वो उसी स्कूल में जाने वाले बच्चों के माता पिता होंगे, और उसमें से भी 50% महिलाओं को रखना है, इस प्रकार का आग्रह रहता है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ, मतलब माता पिता जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके साथ इस कार्यक्रम को किया गया। चुनौतियां पूरे राष्ट्र में कई होंगी और उन चुनौतियों को प्रस्तुत करना प्रेस की जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी है कि तुरंत कोई चुनौती सम्मुख आती है तो उस पर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये कहना कि खानापूर्ति की जाती है अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि प्रमाण इस प्रकार से प्रोसीजरली इकट्ठे किए गए हैं कि कहीं भी कोई भी स्कूल खानापूर्ति का शिकार ना हो। हमने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई थी। उस रिपोर्ट के बाद एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ था, छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल उसको दुरुस्त किया। लेकिन अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आ जाती हूं, और आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया। आतंकवाद और नक्सलवाद के मोर्चे पर क्या बीजेपी की सरकार फेल रही है? मुझे लगता है जिस प्रकार से आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों विषयों पर हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा करके एक स्वर में एक मत पर चर्चा की है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो हमारी अनेक विधानसभा हो, उसमें राष्ट्र एक हित में बात करेगा, ये तो सबने स्वीकार किया है। लेकिन जब जब इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार समन्वय से काम करती है। और ये मात्र बात सीमित इस पर नहीं है कि अगर कोई नक्सली हमला होता है, मान लीजिए अकस्मात कोई आपदा आ जाए, उस वक्त भी आप देखते हैं कि हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी स्वयं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इस बात को सार्वजनिक करते हैं कि हमारी एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच रही हैं और प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय से काम कर रही हैं। तो भारत का जो एक सैद्धांतिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वही मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कि ये प्रदेश और राष्ट्र के जो सरकार है उसके समन्वय से ही इस प्रकार का जनहित का काम संभव है।
लेकिन कश्मीर का क्या होगा? पाकिस्तान की हरकतें तो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार मोदी सरकार में भी वही स्थिति हम देख रहे हैं जो हमने यूपीए के दौरान देखी थी। तो फिर फर्क क्या मुझे नहीं हुआ? लगता यूपीए के दौरान आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कभी हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद होते देखा है। ऐसा तो 18 साल बाद हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यूपीए की सरकार में आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है आतंकवाद की, जब बात आती है बाहर के दुश्मन की, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि भाजपाई कौन है, कांग्रेसी कौन है। मेरे लिए हर हिंदुस्तानी एक है और हम एक स्वर में पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। यह हर हिंदुस्तानी की हम सबसे अपेक्षा है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र हमने किया और उसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती इस वक्त मोदी सरकार के सामने है रोजगार की। मोदी जी ने चुनावों के दौरान जब वो कैंपेन में लगे हुए थे, वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल वो उपलब्ध कराएंगे। राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते हैं कि 2 लाख भी रोजगार नहीं मिले हैं। देखिए, अगर, और ये मैं पहले भी एक मंच पे बोल चुके हूँ, यहाँ पर आज आपके ऑडियंस में कंचन गुप्ता जैसे बहुत नामचीन विशेषज्ञ हैं, कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं जो मुझसे बेहतर हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास जानते हैं। अगर वो समझते होंगे कि आज तक एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से व्यापक रूप से सेक्टोरली रियल टाइम डेटा भारत में अभी तक उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है ताकि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में हम किस प्रकार का रोजगार प्रदान हो रहा है, किस प्रकार से लोगों की आय बढ़ रही है, उसका कहीं ना कहीं एक दर्पण राष्ट्र के सामने रख सकें। एक उसका उदाहरण देती हूँ, और ये मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने साक्षात अपने सामने ये होते देखा है। आज हम बात करते हैं स्किलिंग की, तो कई बार राहुल जी ने कहा जी स्किलिंग तो हमने की है। अब स्किलिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम पहले देखें तो उन्होंने स्किल का नारा ये कहा है कि मैंने दिया है। हम मान लें कि सब कुछ उनका दिया हुआ है देश में, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकारना पड़ेगा कि देश की जो आर्थिक चुनौतियां हमको प्राप्त हुई हैं वो भी उन्हीं की बदौलत प्राप्त हुई हैं। एक उदाहरण आज मैं टेक्सटाइल में ही स्किल के संदर्भ में देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में पहली बार स्किल मिनिस्ट्री अलग से बनवाई ताकि हर सेक्टर से संबंधित स्किल के बारे में हम बात कर सकें और उस चुनौती का समाधान दे सकें। लेकिन स्किल में जो हम इंडस्ट्री के साथ स्किलिंग करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी करते हैं, उसमें टेक्सटाइल में कम से कम मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 74% लोग जिनकी हमने स्किलिंग की है उनको प्लेसमेंट भी मिला है। ये नहीं कि आज नौकरी मिली तो हमने पल्ला झाड़ दिया। हम 2 महीने 3 महीने बाद जो एजेंसीज हैं वो फोन करके दोबारा कंफर्म करती हैं कि भाई साहब आप वर्तमान में अभी भी उस नौकरी पर हैं या नहीं है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6ठे महीने तक ये अपेक्षा होती है कि आपको स्किल कर दिया है, आपकी प्लेसमेंट हो गई है, तो आप अपने काम के दम पर अभी भी वहां काम कर रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण, अपैरल और मेडअप सेक्टर, जो हमारे गारमेंटिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उस सेक्टर के लिए 6000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र भाई के नेतृत्व में इस सरकार ने किया। आज अगर आप गारमेंटिंग सेक्टर से पूछें कि हमारी चुनौती क्या है, तो कहते हैं कि स्टेट लेवल के जितने टैक्सेस हैं उसको भरते भरते ही मेरा एक्सपोर्ट का जो क्वांटम है, जो राशि है, वो इतनी हाई हो जाती है कि मैं कंपीट नहीं कर सकता हूं इंटरनेशनली। तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने पहली बार ड्यूटी ड्रॉबैक दिया, जिसमें जो टैक्सेस आप स्टेट लेवल पे भरते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भरते हैं, वो आपको वापस मिलती है अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हम कदम उठा रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट पर भी हो रहा है। दूसरी ओर मुद्रा योजना की एक विशेषता जो मैं सम्मुख आपके रखना चाहूंगी, 7.5 करोड़ लोगों को लगभग 3,18,000 करोड़ का ऋण मिला है। आज तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम किसी और सरकार ने चलाया नहीं था। इसके अंतर्गत 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और महिलाएं जो अपने दम पर खड़े होकर व्यवसाय कर रही हैं, किसी की नौकरी की लाइन में नहीं लगी हैं, खुद काम कर रही हैं और एक को कम से कम नौकरी जरूर दे रही हैं। ये जो संख्या है ये बैंकों के माध्यम से आती है। तो अगर थोड़ी बहुत होमवर्क वो खुद कर लेते तो शायद इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देते। महिलाओं का आपने जिक्र किया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चियों की बात कर लेती हूँ जो पिछले 8 दिनों से हड़ताल कर रही थी हरियाणा में, और तब जाकर खट्टर सरकार ने उनकी मांगे मानी है। 10वीं से 12वीं तक उनकी कक्षा कर दी गई है और इस खबर को भी हमने बहुत अच्छे से दिखाया था। आपको नहीं लगता है कि जहाँ बेटियों की बात होती है, अगर
हिंदुस्तान की लड़कियां अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से हड़ताल पर बैठें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज अगर मैं एक बार फिर अपने सेक्टर से संबंधित बात कहूंगी, 2009-2010 में हैंडलूम का एक सेंसस हुआ था जी। और हैंडलूम के लगभग 50 लाख बुनकर हमारे देश में हैं। और अगर आप मान लें कि औसत हर बुनकर के परिवार में लगभग 2 लोग भी अगर हैं तो 1 करोड़ की आबादी तो न्यूनतम होगी आपकी। अब उनके परिवारों का जब सेंसस लिया गया यूपीए के कार्यकाल में, तब ये पाया गया कि मात्र 1% ही बुनकर परिवार के बच्चे या स्वयं बुनकर पढ़ लिख पाते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। 2009 से लेकर अब तक कोई काम नहीं हुआ था। ये जानते हुए यूपीए जानती थी कि ऐसे बुनकरों के बच्चों के पास जो वाकई में SC/ST समुदाय से हैं, माइनॉरिटी समुदाय से हैं, कोई काम नहीं हुआ। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो मुक्त शिक्षा है, स्कूली मुक्त शिक्षा और यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से बुनकरों को और शिल्पकारों को ये संदेश दिया कि आप बच्चों को पढ़ाइए, घर बैठे पढ़ाइए। कई लोग ये कहते हैं कि जी हम स्कूल नहीं जा सकते अथवा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो आपके घर पे आके रजिस्ट्रेशन होगा, आप घर से पढ़ेंगे, ऑनलाइन अथवा घर के पास के सेंटर में आप एग्जाम देंगे और आपकी 75% फीस अब भारत सरकार भरती है ना। स्कूल नहीं जाना, आपके स्कूल घर आएगा। ये प्रावधान हमने इस सरकार में किया है। आप अपने मंत्रालय लेकिन का इस कहानी पे एबीपी न्यूज की कभी कोई सुर्खी नहीं आएगी। आप अपने सेक्टर की बात कर रही हैं और आपने जिक्र भी किया कि 6,000 करोड़ का पैकेज इससे जुड़ा हुआ है और तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए स्मृति ईरानी की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, मेरे सेक्टर की एक विशेषता ये है कि जो रॉ मटेरियल आता है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तो कॉटन आज बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, जूट एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है और मैं आभारी हूं कि हमारे कृषि मंत्री ने कॉटन और जूट के संदर्भ में 2-3 आग्रह हमारे स्वीकार किए हैं। एक, जूट में जो 78% बंगाल में उसका उत्पादन होता है, हमारा यह आग्रह था कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग हमारे किसानों को समझाएं तो कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक हमें कृषि की आय को दुगना करना है, उस सपने को साकार करने में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जो किसान अपने आप औजार नहीं खरीद सकता, उसको कृषि मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय के सौजन्य से नए औजार देने का काम हम कर रहे हैं और उसको अब व्यापक तरीके से राष्ट्र भर में चलाएंगे, क्योंकि अब तक हमारा कार्य मात्र बंगाल और बिहार तक सीमित था। तीसरा, कॉटन में अगर आप हिंदुस्तान की यील्ड देखेंगे तो अब तक सिर्फ 500 लगभग केजी है पर हेक्टेयर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यील्ड 1200 केजी पर हेक्टेयर गई है। तो अब यील्ड कैसे बढ़ाना, अब लोग कहेंगे टेक्सटाइल मिनिस्टर का उससे क्या लेना देना, लेकिन जब आप ये मानते हैं कि आपके पास लिमिटेड लैंड है और आपको फार्मर की आय को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं समन्वय से कृषि मंत्रालय के हम इन सब कामों को कर रहे हैं। लेकिन विशेषता ये है कि एबीपी न्यूज पहले यूपीए की सरकार के कार्यकाल के वक्त ये खबरें चलाता था कि एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से झगड़ा हो रहा है। मोदी की सरकार में एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के साथ समन्वय से काम करता है, जनता को लाभ पहुंचाता है, ये फर्क है। चलिए, अब मैं आ जाती हूँ। आपने कॉटन की बात की, अभी 16 मई को आपने ट्वीट भी किया था अपनी कॉटन की साड़ी की फोटो के साथ। आज भी आप कॉटन की साड़ी में ही हैं और उस पर बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला था। हेमा मालिनी जी ने कॉटन की साड़ी के साथ रिट्वीट किया उसे, सुरेश प्रभु ने, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये भी एक तरीका है इसे प्रमोट करने का? देखिए, आप अगर खरीद बढ़ाते हैं तो ही किसान को फायदा होता है, तो ही रिटेलर को फायदा होता है, तो ही ज्यादा गारमेंट बनते हैं, तो ही ज्यादा वीव्स होते हैं। तो मैं खुशी के साथ आज एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कह सकती हूँ कि अब तक कॉटन स्कूल के हैशटैग को देश में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने समर्थन किया। पिछले साल आपने आई वेयर हैंडलूम करके हैशटैग के साथ, उसको भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। और मैं आभारी हूं नागरिक की कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का गर्व है कि ये उनके देश की विरासत है, ये उनके देश के अपने कामगार, अपने बुनकरों की टैलेंट है जिसको वो समर्थन करते हैं। और जब वो समर्थन करते हैं तो हर बुनकर का जो बाजार में बेचने वाला सामान है उसका मूल्य बढ़ता है और उसकी आय बढ़ने से उसका जीवन बेहतर होता है। तो मेरा ये निवेदन है कि जितने लोगों ने आज तक ऐसे हैशटैग के प्रयोग को समर्थन दिया है, वो समर्थन उन्होंने कामगार का किया है, वो समर्थन उन्होंने किसान का किया और मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगी। चलिए, बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताई। अब हम आ जाते हैं
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल बीजेपी विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है। चिदंबरम के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, लालू यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार और इसको अब उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी और 2019 में इसी के बल पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काबिज होना चाहते हैं? देखिए, आज कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता ही निर्णायक भूमिका निभाती है कि कौन एक राजनीति में पनपे और किसका विनाश हो। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी ने करा है षड्यंत्र और सबके सब धराशायी हो गए, ऐसा नहीं है। एक फर्क देखिए आप कि आज आप विपक्ष की बात करते हैं और मैं सूक्ष्म विपक्ष की बात करती हूँ। हमारे अध्यक्ष जी लक्षद्वीप में जनता जनार्दन से बूथ पर मिल रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता अंडमान लक्षद्वीप तो छोड़िए, दिल्ली में कोई राष्ट्रीय नेता इस वक्त किसी से बूथ पर मिल रहा है कि तुम चुनाव हार गए, आगे क्या करना है। तो आप मेरे नेता क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, उनको दोष नहीं दे सकते उनकी मेहनत का। आपको अपनी मेहनत करके अपने संगठन की भरपाई करनी, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक लोकतंत्र, एक हेल्दी लोकतंत्र तब बनेगा जब अलग अलग प्रकार की आवाजें उठेंगी और अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन ये कहना कि हम सबको खत्म कर रहे हैं और सब में वैसे तो बड़ी काबिलियत है कि जनता उनका साथ दे रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने आप को झूठा दिलासा देने की बात है। आपने मेहनत की बात की तो अब दिल्ली से आपको थोड़ी देर के लिए अमेठी में ले चलती हूं। वहां पर लगातार पिछले 3 सालों से आप बनी हुई हैं, हालांकि आप राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा कर ही दम लेंगे और जब तक वो हार नहीं जाते हैं तब तक लगातार बनी रहेंगी अमेठी में? राहुल जी भी काफी व्यस्त हैं कांग्रेस को हराने में, तो मेरी उनको चिंता नहीं है अभी। आपकी ओर से कुछ काम भी वहां पर करवाए गए हैं? मेरा अमेठी में जो काम है जी, वो मूलतः, और मुझे कई बार मेरे बड़ों ने भी कहा कि तुम अमेठी के बारे में बहुत इमोशनल हो। आपके यहाँ पे एक रिपोर्टर हैं विकास भदौरिया, और एक उत्तर प्रदेश में रिपोर्टर हैं, वो सज्जन जो कंचन गुप्ता के पीछे बैठे, उन्होंने भी खुद अमेठी देखा है जी। जिसने अमेठी देखा वो दिल पे हाथ रख के बोले अमेठी की हालत क्या थी जब 2014 में इन्होंने देखा। 90 से 95% घर मिट्टी के बने हुए ढह जाते हैं। बिल्कुल। भीषण गर्मी होती है तो अमेठी की जनता तैयार रहती है कि आग लगेगी और कोई बचाने नहीं आएगा। अभी अगर आज मैं राहुल जी होते ना, पूछती उनसे, 2 सप्ताह पहले गौरीगंज विधानसभा में एक छोटी सी बच्ची आग में जल के मर गई, उनको उसका नाम भी पता होगा? तो मैं अमेठी में इसलिए नहीं हुई राहुल गांधी, मैं अमेठी में इसलिए हूं, आप क्या एक छोटी सी बच्ची जो मर गई उसके परिवार से कभी मुंह फेर सकती हैं? मेरा अमेठी के साथ वही रिश्ता है। तो इतना भावनात्मक रिश्ता कैसे जुड़ा? क्या ये चुनावों के दरमियान या फिर कुछ ऐसा 2014 में एक महिला को, बहुत बूढ़ी महिला, और एबीपी का एक कार्यक्रम था, उसमें जा रही थी और वो महिला सड़क पे बैठी थी। मैंने कहा अब अम्मा को उठाएंगे कैसे? मैं वहां से चल के निकल रही थी, आपका शाम का कार्यक्रम था, मुझे याद है करीबन 7-8 बजे का कार्यक्रम था। मैंने कहा ये महिला उठ क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने कहा वो सड़क से कुछ बीन रही है। मैंने कहा बीन क्या रही है? कहते अभी यहां से चारा गया था तो महिला कुछ चारे में से बीन रही है। तो मैंने कहा चारे का अम्मा किसी को खिलाना है क्या, किसी गाय भैंस को? तो उस औरत ने कहा इसकी दाल बहुत अच्छी बनती है, मैं शाम को बनाकर खाऊंगी। तो वहां पे एक बूढ़ी औरत 60 साल गांधी परिवार के होने के बाद भी सड़क से दाना उठाकर उबाल के खाएगी शाम को। कोई भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी क्या ऐसे इलाके से अपनी पीठ फेर सकता है? आपकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है? हार कर देखिए, सब जानते हैं कोई लौटता नहीं है, ये राजनीति है। बिल्कुल। नेता नहीं लौटता, इंसान जरूर लौटता है, तो मैं उसी नाते लौट रही हूं और कुछ नहीं। आपने अमेठी का जिक्र किया, ये बात सच है कि वहां की स्थिति बहुत खराब है और राहुल गांधी शायद जाएं भी या देखें, उस पर मैं लौटूंगी। लेकिन अभी चूंकि अगस्त में आपका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो इसके आगे की तैयारी आपकी क्या है? मैंने तो तभी तैयारी नहीं की थी जब कार्यकाल मिला था। एक बार फिर से राज्यसभा और उसके साथ ही अमेठी में राहुल गांधी को हराने की निर्णय मेरे अध्यक्ष का है।
वो शाम को 8 को आपको बजे मिलेंगे 8 बजे, ये मेरा निर्णय नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, आज से 6 साल पहले जब मैं राज्यसभा में चुनी गई तो बीजेपी की सबसे यंग महिला एमपी के नाते चुनी गई, गुजरात से चुनी गई। और मेरे जीवन का सबसे सुखद आशीर्वाद ये है कि मेरे नॉमिनेशन पे सबसे ऊपर मुझे प्रथम जो 10 लोगों का नॉमिनेशन का फॉर्म होता है और नंबर 1 पे लिखा था, आई हियर बाय नॉमिनेट स्मृति ईरानी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। जी कुछ सवाल मेरे सामने आए हैं, वो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ। क्या कपड़ा मंत्रालय सेना के साथ मिलकर ऐसी कोई योजना बना रहा है कि सैनिकों के लिए खास यूनिफॉर्म बनाई जा सके? ये किसने बोला आपको? ये सवाल किसका है? इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, खड़े हो जाएं। मैं सार्वजनिक तौर पे टैक्टिकल जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि सेना के साथ किए जाने वाले कामों पर सार्वजनिक चर्चा नहीं होती। लेकिन कुछ तो आपने सोचा होगा ना, आगे का जो प्लान? भी सोचा है, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये नहीं है कि मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, स्पेशली सेना के साथ जो हम काम करते हैं। एक चीज और में, जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि 58% आबादी पर इस वक्त बीजेपी या फिर एनडीए का राज है, अब आगे की आप लोगों की क्या तैयारी है? और यही सवाल बार बार विपक्ष, जो मैंने आपसे पूछा भी कि क्या आप खत्म करके और फिर चूंकि पश्चिम बंगाल में अमित शाह आपके लगातार बने हुए हैं, उड़ीसा में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या अब क्षेत्रीय दलों को भी खत्म करने की कोशिश है जैसा कि यूपी में हमने देखा? देखिए, हम कहते हैं ना, जिंदगी दुनिया गोल है। आज से 4 साल पहले अगर आप दिल्ली का माहौल देखते तो इसी दिल्ली में ये कहा जाता था कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और आज आप उसी प्रधानमंत्री को समर्पित एक शिखर का सम्मेलन कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले पूरे होने के कामकाज पे ये शिखर सम्मेलन 3 साल पहले दिल्ली में ये भी हलचल थी, क्या अमित शाह कर लेंगे देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के। आज अमित शाह बंगाल जा रहे हैं कि उड़ीसा जा रहे हैं, उसकी चिंता कार्यकर्ता को जितनी है उससे ज्यादा विपक्ष को है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देता है। एक, मैंने जितना नरेंद्र भाई से सीखा है, यू नेवर टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड, यू नेवर टेक योर विक्ट्रीज फॉर ग्रांटेड। दिस इज नॉट योर विक्ट्री, दिस इज द पीपल्स विक्ट्री, एंड यू आर हियर टू सर्व द पीपल। तो अगर हम देश के प्रधान सेवक के साथ देश की सेवा कर रहे हैं तो हमें यह अधिकार नहीं कि हम ये अहंकार करें कि हाँ जी अब सत्ता का समय मिल गया इसलिए सेवा के लिए समय नहीं है। आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लक्षद्वीप हो, बंगाल में नक्सलवाड़ी हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, कहीं भी जाना जी इस बात का संकेत है। और बूथ पर जाना कि सेवा का मौका हमें बूथ पर उपलब्ध वो कार्यकर्ता, बूथ से जुड़ा हुआ वो नागरिक वो देता है, और हम सत्ता के सफर में भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकेत है। दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव हैं जिनमें गुजरात और हिमाचल काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात से आप राज्यसभा की सांसद भी हैं, तो क्या तैयारी है इन दोनों राज्यों को लेकर और बाकी जो छोटे राज्य हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि गुजरात से जीत की एक बार फिर की तैयारी है, और कमल का फूल वहां से हम न सिर्फ प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे, एक कमल का फूल आपके न्यूज रूम में भी मैं उस दिन भिजवा दूंगी। अच्छा, अब चलते चलते 2-3 और सवाल बाकी हैं। जिस तरह की जीत आप लोगों को हासिल हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बाकी 2 जगहों पर भी आपने अपनी सरकार बनाई, इस जीत के मायने स्मृति ईरानी की नजर में क्या है? देखिए, अगर मात्र जीत के उल्लास में, जीत की खुशी में, जीत के जश्न में हम मगन रहते जी, तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। हमारे लिए वो जीत जनता की जीत है, वो जीत संकेत है जनता से कि आपको हमारी सेवा करनी है, समय हमारे लिए कम है, समय बहुत बीत चुका है, हमारे लिए अब नई मंजिलें हैं जिसे हम तलाश रहे हैं, नए शिखर हैं जिस पर हमें पहुंचना है। नए शिखर पर आपको पहुंचना है, और इसी के साथ आपके उस शिखर के खिलाफ भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 27 तारीख को लालू यादव ने ऐलान किया है कि वो पटना में एक महारैली बुलाएंगे जिसमें विपक्ष के तकरीबन बड़े नेता, हर बड़े नेता शामिल होंगे, सोनिया गांधी की भी वहां पर मौजूदगी होगी। तो उसको, जिस शीर्ष पर आप बैठे हैं, उसको हिलाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। विपक्ष से निपटने की क्या रणनीति है आपकी? निपटेगा कौन? जनता को निपटना है। हमारा काम है जनता के बीच काम करना, लेकिन इन सब ताकतों का एक मंच पर आना उनके डर का संकेत है, हमारे डर का नहीं। चलते चलते
छोटा सा सवाल, एक आखिरी सवाल फिर से वही, अमेठी से ही 2019 में एक बार फिर से आप उम्मीदवार होंगी बीजेपी की ओर से? उसका जवाब अमित शाह दे सकते हैं, मैंने। चलिए, बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। बहुत ही बेबाकी से आपने अपनी राय भी रखी और एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर स्मृति ईरानी की पहचान भी रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।